हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का निशान सर स्वागत करता हूं आप सभी का तनु क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम करेंगे प्यारे बच्चों बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। पूरे किताब का निचोड़े प्यारे बच्चों, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो प्यारे बच्चों अभी तक आपके एग्जाम में आ गए हैं। और ये जो एग्जाम होगा आपका, उसमें यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर आप मेरे साथ इन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं तो इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप अंत तक बने रहिएगा और बस क्वेश्चन को समझना है, याद खुद ब खुद यहीं पे हो जाएगा। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, ये जो है पूरा एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी तीनों के लिए है। जिनका भी इकोनॉमिक्स इसमें है तो वो सभी इस क्लास को कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, याद रखेंगे, ये कर सकते हैं एमजेसी वाले भी, एमआईसी वाले भी और एमडीसी वाले भी, उनका ये क्लास है, तीनों आदमी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्यारे बच्चों वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखते हैं और पूरे क्वेश्चन को समझेंगे और बिल्कुल याद यहीं पे हो जाएगा अच्छे तरीके से। कंसेप्ट आप सभी हमारे साथ आंसर लगाते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे प्यारे बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? प्यारे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ साहब है। कौन है? एडम स्मिथ साहब है, याद रखेंगे। और प्यारे बच्चों एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा, वो प्रश्न बनता है, याद रखेंगे। यहां से आपका प्रश्न बनेगा कि एडम स्मिथ साहब ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। क्या कहा है? धन का विज्ञान कहा है। यह भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि किसने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है? तो प्यारे बच्चों एडम स्मिथ साहब ने कहा है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां से आप याद रखिएगा कि मार्शल साहब जो है, एल्फ्रेड मार्शल साहब जो है, इन्होंने अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान कहा है। क्या कहा है? इन्होंने अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान कहा है। यह बात याद रखिएगा, क्या कहा है? कल्याण का विज्ञान कहा है। ठीक है, मार्शल साहब ने कहा है। सैमुअल्सन साहब ने कहा प्यारे बच्चों, सैमुअल्सन साहब ने कहा है कि यह जो है हमारे व्यवहारिक गतिविधियों को अध्ययन करता है। ठीक है, सैमुअल्सन साहब ने कहा व्यवहारिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, व्यवहारिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। तो यहां से देखो 4 प्रश्न मैंने आपको बताया। ठीक है, यहां से मैंने आपको 4 प्रश्न बताया। एक तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ साहब हैं। ठीक है, एडम स्मिथ साहब प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं। मार्शल साहब अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान कहा है। और सैमुअल्सन साहब कहते हैं भैया ये व्यवहारिक गतिविधियों का विज्ञान है, यानी कि इसमें हम ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है संसाधन के प्रति। क्लियर? तो ये आप लोग को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखना, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों हैं, ये कथन किसका है? पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों, कला और विज्ञान दोनों है। तो याद रखिएगा ये सवाल, ये जो कहे हैं कला और विज्ञान, ये हमारे मार्शल साहब ने कहा है। मार्शल साहब ने अर्थशास्त्र को कला और विज्ञान दोनों कहा है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेना प्यारे बच्चों, एक चीज और समझिएगा कि कला के बारे में प्यारे बच्चों कला क्यों कहा है? कला इसलिए कहा है क्योंकि अर्थशास्त्र जो है, एक बार सही बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, सही बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो प्यारे बच्चों, एकदम मस्त तरीके से, है ना? तो प्यारे बच्चों कला इसलिए कहा गया है कि अर्थशास्त्र अपने समस्या का समाधान खुद कर लेता है, समस्या का समाधान खुद कर लेता है। अब प्यारे बच्चों किसी भी समस्या का समाधान करना, है ना, ये तो एक कला ही तो है। क्या है? यह एक कला है। और प्यारे बच्चों विज्ञान क्यों कहा है? विज्ञान उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र में जो हमारा ज्ञान होता है वो बिल्कुल क्रमबद्ध होता है। क्या होता है? बिल्कुल क्रमबद्ध ज्ञान होता है। तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान भी तो वही है भैया कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना? विज्ञान का अगर डिफिनेशन पूछा जाए प्यारे बच्चों, अगर साइंस का आप लोगों का डिफिनेशन है तो साइंस क्या कहता है? विज्ञान है कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और यहां पे भी वही बात है भैया। ठीक है, अर्थशास्त्र क्रमबद्ध ज्ञान को अर्जित करता है। अर्थव्यवस्था की मुख्य आर्थिक समस्या क्या है? तो प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था की मुख्य आर्थिक समस्या में क्या है? क्या उत्पादन किया जाए, कैसे करना है और किसके लिए करना है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, सभी। ये सभी आर्थिक समस्या है। कैसे प्यारे बच्चों? ये देखो, क्या उत्पादन करे भैया, क्या उत्पादन करे, कैसे करे, कैसे करे? पूंजी से करे या फिर प्यारे बच्चों श्रम से करे? आटा का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन करे या फिर चावल का उत्पादन करे?
ये समस्या रहती है। और किसके लिए करना है भैया, ये भी तो एक समस्या है। किसके लिए करना है, अमीरों के लिए करना है या गरीबों के लिए करना है ना। गरीबों के लिए करना है भैया, अपने लिए करना है कि समाज के लिए करना है, ये समस्या हमारे अर्थशास्त्र में बनी रहती है। ठीक है, हम अपने अर्थशास्त्र में इन सारी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए मुख्य आर्थिक समस्या में तीनों होंगे। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन थे। तो प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक आपके मार्शल साहब है। कौन है, मार्शल साहब का ये बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखेंगे। क्लियर। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी बुक है जॉन मेनार्ड किन्स साहब का। ठीक है, अलग अलग देखो यहाँ पे है, किन्स साहब का आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में शामिल है, देखो ये पीपीयू यानी कि 2023 पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में शामिल है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे एक बात याद रखना कि जब भी आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, जब भी आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में बात करें, और एक होता है भैया व्यापक अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे, किसी एक व्यक्ति, किसी एक कंपनी, किसी एक उत्पादक, ठीक है, इसकी बात करेंगे। और प्यारे बच्चों यहां पे और इसमें व्यक्तिगत बात करते हैं, क्या करते हैं, इसमें व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में या तो एक व्यक्ति की बात करेंगे या तो व्यक्तिगत करेंगे। और प्यारे बच्चों यहीं पे व्यापक अर्थशास्त्र, इसी को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब यहां से देखो, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। समझ गए। तो यहां पे हमारा पूछ रहा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, तो देखो व्यक्तिगत इकाई हमने अभी बताया, छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इनमें से सभी, जहां जहां प्यारे बच्चों एक लगा हो, व्यक्तिगत लगा हो, वो सभी हमारे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे। इसी को प्यारे बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर, अब इतना बात याद हो गया ना अच्छे से। और प्यारे बच्चों ये हमारे आएंगे एडम स्मिथ साहब के। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे, आर्थिक समस्या मूलतः किस कारण से संबंधित है। आर्थिक समस्या है जो है प्यारे बच्चों, वो किस कारण से संबंधित है। देखो यहाँ पे टीएमबीयू 2023 में किया गया पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे याद रखेंगे, जो आर्थिक समस्या है वो विकल्प के कारण, किसके कारण, विकल्प के कारण। यानी कि प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, हाँ ऑब्जेक्टिव भी थ्योरी की तरह पढ़ा रहे हैं, इसे और अच्छे से समझ में आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही पढ़ाना ही है ना, बिल्कुल थ्योरी की तरह तोड़ दूंगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो प्यारे बच्चों आर्थिक समस्या मूलतः किस कारण से संबंधित है, तो भैया विकल्प से संबंधित है। क्यों, क्योंकि हमारे देखो हमारे अर्थशास्त्र में क्या है, हमारे अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों संसाधन सीमित है, हमारे अर्थशास्त्र में संसाधन क्या है, सीमित है। अब देखो यहां से एक प्रश्न ये भी बनते हैं कि अर्थशास्त्र में संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, याद रखना। और प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र में संसाधन सीमित है, लेकिन हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी आवश्यकता असीमित है, हमारी आवश्यकता क्या है, असीमित है। अब भैया जब संसाधन सीमित है यानी कि बहुत कम है, तो हमारे पास विकल्प होते हैं। कैसा विकल्प भैया, चुनने का कि कौन सा संसाधन का उपयोग करेंगे तो हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। क्लियर, तो कौन सी समस्या, विकल्प के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक हिस्सा है। देखो यहाँ पे 2023 में सूक्ष्म अर्थशास्त्र आ गया, इसी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि जहां पे आपको एक या व्यक्तिगत दिखे, जहां पे आपको एक या व्यक्तिगत दिखे वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। तो पूछ रहा है कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक हिस्सा है। कारक मूल्य निर्धारण, राष्ट्रीय आय, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। भैया यहाँ पे ना तो एक है ना तो व्यक्तिगत है, ये सभी किसके हैं, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र हैं, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक मिनट रुकना प्यारे बच्चों।
चलिए ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है, यह परिभाषा किसकी है? तो भैया अभी देखो मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र में क्या है, सीमित साधन है। तो ये परिभाषा प्यारे बच्चों हमारे रॉबिन्सन साहब का है। किसने दिया? ये परिभाषा हमारे रॉबिन्सन साहब का है। इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो सीमित संसाधन का उपयोग करके असीमित जरूरत को पूरा करता है, असीमित जरूरत को पूरा करता है। क्लियर? मार्शल साहब ने क्या कहा? मार्शल साहब ने कहा कि अर्थशास्त्र भैया कल्याण का परिभाषा है। क्या कहा? अर्थशास्त्र जो है प्यारे बच्चों कल्याण का परिभाषा है ना। केन्स साहब है और पिगो साहब, इनका रहने दो, ठीक है जिनका जरूरत है वो देखो। अर्थशास्त्र एक विज्ञान और कला दोनों है, किसने कहा? तो भैया ये तो हमारे मार्शल साहब ने कहा है, ठीक है, कि अर्थशास्त्र जो है कला भी है और विज्ञान भी है। फिर बच्चों एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा? एडम स्मिथ साहब ने कहा अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। बेटा क्या है? धन का विज्ञान है। रॉबिन्सन साहब ने क्या कहा? रॉबिन्सन साहब ने कहा, यहां फिर से लिख देता हूं वरना आप लोग समझोगे सर की राइटिंग बहुत गंदी है ना। राइटिंग गंदी नहीं है बेटा, ठीक है। रॉबिन्सन साहब ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का उपयोग करता है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है, ये कहा रॉबिन्सन साहब ने। आगे देखेंगे, अर्थशास्त्र का मुख्य विषय वस्तु है। अर्थशास्त्र का मुख्य विषय वस्तु है। तो प्यारे बच्चों उत्पादन भी है, वितरण भी है, उपभोग भी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त डी। सभी, ये सभी हमारे अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। और प्यारे बच्चों याद रखेंगे ये सभी हमारे आर्थिक गतिविधियां भी हैं, ये सभी हमारे आर्थिक गतिविधियां भी हैं, आर्थिक गतिविधियां। क्लियर? याद रखेंगे ये सभी हमारे आर्थिक गतिविधियां के अंतर्गत आते हैं, उत्पादन, वितरण, उपभोग। और इसमें प्यारे बच्चों एक और आएगा विनिमय। क्या? विनिमय, याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें एक और आएगा निवेश। क्या आएगा? निवेश। तो उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय, निवेश, ये सभी प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र एक सकारात्मक वो मानक दोनों विज्ञान है, यह किससे संबंधित है? यह किसने कहा कि भैया अर्थशास्त्र एक सकारात्मक और मानक दोनों विज्ञान है, यह किससे संबंधित है? किसने कहा? नहीं, किससे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों यह फैक्ट और मूल्य से निर्णय, तथ्य तथा मूल्य निर्णय से। देखो एक होता है प्यारे बच्चों, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्यारे बच्चों कहता है कि क्या होना चाहिए और ये कहता है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है, फैक्ट और वैल्यू से निर्णय है। आगे देखेंगे, राजनीतिक अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था प्रयोग भैया? राजनीतिक अर्थशास्त्र। तो ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपको याद है एडम स्मिथ साहब ने। किसने? एडम स्मिथ साहब ने राजनीतिक अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे प्यारे बच्चों, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य है। अब देखो अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य है क्या है? तो अर्थशास्त्र भैया कहता है, अर्थशास्त्र क्या कहता है कि सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। अर्थशास्त्र क्या करता है? सीमित साधनों का अच्छा से अच्छा उपयोग करना। और प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा, यहां पे ये कहता है कि संसाधनों का आवंटन कैसे करना है। अर्थशास्त्र कहता है कि संसाधनों का आवंटन यानी कि सही तरीके से उपयोग कैसे करना है, ये भी अर्थशास्त्र कहता है। लाभ कमाना प्यारे बच्चों, उद्यमी जो है इसका उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना होता है, ठीक है। धन को इकट्ठा करना ये उद्यमी का काम है, याद रखेंगे। क्लियर? उपभोग करना भैया, उपभोग कौन करता है? उपभोक्ता करता है। कौन करता है? उपभोक्ता करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। उत्पादन संभावना वक्र भैया, प्यारे बच्चों उत्पादन संभावना वक्र, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पे देखो, ये पहले आप उत्पादन संभावना वक्र को तो देख लो, है ना। यहां पे पहले उत्पादन संभावना वक्र देखो, तो यह जो वक्र है प्यारे बच्चों, यह आपका उत्पादन संभावना वक्र है।
यह वक्र कैसा है? उत्पादन संभावना वक्र है ना। और उत्पादन संभावना वक्र प्यारे बच्चों देखो, यह अपने पहले तो ये समझो कि यह जो है दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाती है, दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाती है, वस्तु x वस्तु y। यह अपने मूल बिंदु की ओर प्यारे बच्चों, यह अपने मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। क्या होता है? नतोदर होता है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों दो वस्तु के संयोग को, इसकी जो ढाल है प्यारे बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र की जो ढाल है बाएं से दाएं है। क्या है? बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर। इसकी जो ढाल होती है प्यारे बच्चों ऋणात्मक ढाल होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक ढाल होती है। क्लियर? ये उत्पादन संभावना वक्र है जो दो वस्तुओं के उत्पादन के संयोग को दर्शाता है। क्लियर है? चलो तो यहां पे देख लो, उत्पादन संभावना वक्र, अक्ष की ओर नतोदर, अक्ष की ओर उन्तोदर, अक्ष के समांतर, अक्ष के लंबवत भैया नतोदर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आगे देखना। किस प्रकार की वस्तुओं की मांग आय में वृद्धि के साथ घटती जाती है? भैया ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे अगर वस्तु की मांग आय में वृद्धि हो, है ना, अगर पैसा बढ़े, अगर पैसा बढ़े तो इसकी क्या होती है? आय में वृद्धि के साथ इसका डिमांड घटता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का गिफिन वस्तु। क्या है? गिफिन वस्तु, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अब देखिएगा, उपभोक्ता की बचत सिद्धांत के प्रतिपादक है। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत किसने दिया था? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, उपभोक्ता की जो बचत सिद्धांत है, बचत सिद्धांत, इसको देने वाले हैं मार्शल साहब ने। किसने दिया है? मार्शल साहब ने दिया है। तो याद रखेंगे, यहां से आपका एक ही प्रश्न बनता है मार्शल का। अगला देखो, गणनात्मक दृष्टिकोण उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या के लिए निम्न अवधारणा का प्रयोग करते हैं। पाटलिपुत्रा में पूछा गया है कि गणनात्मक दृष्टिकोण उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या के लिए निम्न अवधारणा का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो प्यारे बच्चों इसे हम हासमान सीमांत उपयोगिता करते हैं। क्या? हासमान सीमांत उपयोगिता। क्लियर? और उपयोगिता का प्यारे बच्चों याद रखेंगे हासमान सिद्धांत। चलो आगे देखें, उदासीनता वक्र। प्यारे बच्चों उदासीनता वक्र आप याद रखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र जो होता है ना, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र वही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनधिमान वक्र, सॉरी प्यारे बच्चों, उदासीनता वक्र को अनधिमान वक्र, तटस्थता वक्र वो भी कहते हैं। प्रश्न आएगा मैं बताऊंगा। उपयोगिता को परिभाषित किया जा सकता है। भीमराव, ठीक है प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पूछा गया है कि उपयोगिता को परिभाषित किया जा सकता है। उपयोगिता देखो, यूटिलिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूटिलिटी। ठीक है, उपयोगिता। अब इसका कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता एक पावर है। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता एक शक्ति है, एक क्षमता है। क्या करने का? तो भैया क्या करने का? मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने का, मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने का, आवश्यकता को संतुष्ट करने का। क्लियर है ना, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांग के नियम के अनुसार सामान्यतः मांग वक्र होता है। ठीक है, मांग के नियम के अनुसार मांग वक्र कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों बाएं से दाएं की ओर ढलान, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान, दाएं से बाएं नीचे की ओर। तो प्यारे बच्चों पहले मांग वक्र देख लो। मांग का नियम पहले तो ये समझ लो कि मांग का नियम क्या है ना। तो प्यारे बच्चों मांग का नियम कहता है, मांग का नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो भैया उसका डिमांड कम होगा, और अगर किसी वस्तु की प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा होगा। ये आपका मांग का नियम कहता है कि कीमत ज्यादा हुआ तो मांग कम, और कीमत कम होगा तो मांग ज्यादा होगा। ये क्या कहता है? मांग का नियम। उसके बाद प्यारे बच्चों मांग के नियम की जो ढलान होती है, ये देखो इस प्रकार होती है। ये मांग के नियम की जो ढलान है वो नीचे की तरफ होती है, यानी कि इसकी जो ढलान है प्यारे बच्चों यह नीचे की ओर होती है, नीचे की ओर। और क्या? और प्यारे बच्चों बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की ओर इसकी ढलान होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बाएं से दाएं नीचे की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है,
ईडी इक्वल टू 0 हो तो मांग की लोच क्या होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है प्यारे बच्चों? 0 है। तो यहाँ पे पहले समझो, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला, ईडी जो होता है अनंत होता है। ईडी क्या होता है? अनंत होता है। दूसरा जो ईडी है यानी कि मांग की लोच है, वो क्या होते हैं? वो इकाई से अधिक होते हैं, यानी कि 1 से अधिक। तीसरा जो प्यारे बच्चों मांग की लोच है वो 1 के बराबर होता है। चौथा जो प्यारे बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से कम होता है। और पांचवा जो होता है प्यारे बच्चों वह क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे जब अनंत है प्यारे बच्चों तो इसे पूर्णतः लोचदार कहते हैं। पूर्णतः लोचदार कहेंगे। ठीक है, याद रखना, पूर्णतः लोचदार। इकाई से ज्यादा है ना, एक को ही इकाई कहते हैं, तो ये 1 से ज्यादा है तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों इकाई से अधिक लोचदार। इसे कहते हैं इकाई से अधिक लोचदार। क्लियर? चलिए, यहां पे क्या है? एक को क्या कहते हैं? इकाई, और ये है बराबर, तो यहां पे बोलेंगे इकाई के बराबर लोचदार। इकाई के बराबर लोचदार। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे, है ना। यहां पे प्यारे बच्चों इकाई 1 है और 1 से क्या कर रहा है? कम है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से कम है, तो यहां पे प्यारे बच्चों हम लिखेंगे इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार। और प्यारे बच्चों जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो जाता है ना, जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? 0 हो जाता है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो जाता है पूर्णतः बेलोचदार। क्या होता है? बेलोचदार। बस ये याद रखेंगे कि 0 अगर आया, क्या अगर 0 आया तो ये बेलोचदार हो जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भैया याद नहीं करना है, सीखना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स याद नहीं करना है, सीखना है। चलो, ऑप्शन ए जो हमारे साथ लगा रहे भैया उनका तो ठीक है, बाकी इसमें बात करने वाले भी बहुत महारथी हैं, हमें दिख रहे हैं, है ना। चलो, अब देखो प्यारे बच्चों मांग में कमी के निम्न में से कौन से कारण है? मांग में कमी, तो भैया मांग में कमी कब होगा? जब पैसा कम होगा। देखो, मांग में कमी होने के कारण पैसा कम, या फिर प्यारे बच्चों वस्तु की जो कीमत है वो ज्यादा है। अगर वस्तु की प्राइस ज्यादा है तो मांग कम करेंगे, या फिर प्यारे बच्चों अगर हमारी इच्छा नहीं है, अगर खरीदने की इच्छा कम है तो मांग कम होगा। आय में कमी, क्रेता की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इन सभी के कारण। मांग की लोच है बउआ, मांग की लोच क्या है? तो याद रखेंगे मांग की लोच जो होती है वो मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। औसत लागत बराबर जहां C इक्वल टू TC तथा Q इक्वल टू उत्पादन। तो प्यारे बच्चों एक बात तो याद रखना, सबसे सिंपल सा बात बता रहा हूं मैं, एवरेज औसत की बात जब भी करे, औसत की बात जब भी करे यानी कि एवरेज की बात आपसे जब भी करता है, तो आप लोग को इतना पता होगा कि एवरेज निकालने के लिए हम देते हैं डिवाइड, है ना। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो बस अब देख लो इसमें डिवाइड कहाँ है ना। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, डिवाइड है कि नहीं? ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल डिवाइड है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पैमाने का प्रतिफल संबंधित है, क्या है फिर बच्चों? पैमाने का प्रतिफल संबंधित है। तो यहां पे देखो दो चीज है, दो विधि मैं बताऊंगा। एक होता है पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल, ठीक है, और एक होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। एक होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ये दो नियम है, दोनों नियम को ध्यान से देखेंगे। एक होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, एक होता है पैमाने का प्रतिफल। भैया पैमाने के प्रतिफल में क्या देखने को मिलते हैं कि सभी साधन परिवर्तन होते हैं। सभी साधन क्या होते हैं? सभी साधन परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों परिवर्तनशील अनुपात में क्या होता है? परिवर्तनशील अनुपात में केवल एक साधन परिवर्तन होंगे। क्या? केवल एक साधन क्या होंगे? परिवर्तन होंगे। बाकी जो अन्य साधन है, बाकी जो प्यारे बच्चों अन्य साधन है वो क्या होंगे? वो स्थिर होंगे। क्या होंगे? वो स्थिर होंगे। क्लियर?
और प्यारे बच्चों ये किस में होता है, ये अल्पकाल में होता है, यानी कि छोटे समय में होता है। लेकिन इसमें सभी साधन बदल रहे हैं, तो भैया सभी साधन कब बदलेंगे बउआ, सभी साधन दीर्घकाल में बदलेंगे। कब बदलेंगे, दीर्घकाल में, यानी कि लंबे समय में। तो देखो पैमाने का प्रतिफल किससे संबंधित है, दीर्घकाल से, ऑप्शन बी। और अगर आपका क्वेश्चन पूछ दे परिवर्तनशील अनुपात का नियम किससे संबंधित है, अल्पकाल से। क्लियर, यहां से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपसे पूछेंगे कि दीर्घकाल में सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तित होते हैं, अल्पकाल में साधन कैसे होते हैं, स्थिर भी होते हैं, परिवर्तित भी होते हैं। क्लियर, ऐसे प्रश्न बनेंगे। कौन सा समीकरण सही है बउआ, ये समीकरण देखो मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल रेवेन्यू करने के लिए, है ना, मार्जिनल रेवेन्यू के लिए जब बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n-1, ऑप्शन ए, यह बिल्कुल सही है। चलिए, डुओपोली किस प्रकार की बाजार संरचना का विशेष मामला है, क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों, डुओपोली जो है किस प्रकार की बाजार संरचना का विशेष क्या है, विशेष मामला है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यह जो है आपका अल्प अधिकार का है। क्या है, अल्प अधिकार का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता है। भैया पूर्ण प्रतियोगिता में क्या देखने को मिलता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं। जहां पे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, कहने का मतलब क्या है भैया, जहां पे प्रतियोगिता देखने को मिले, यानी कि ये देखो क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या, क्रेता और विक्रेता की क्या हो, क्रेता और विक्रेता की प्यारे बच्चों अधिक संख्या हो। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे वस्तुएं क्या होती है, यहाँ पे वस्तुएं समान होती है, यहाँ पे वस्तुएं समान होती है। क्लियर, उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, पूर्ण प्रतियोगिता में प्यारे बच्चों खुला बाजार होता है। क्या होता है, खुला बाजार होता है, यानी कि नए कंपनी आ सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र बहिर्गमन होते हैं, ऐसे लिख देता हूं, स्वतंत्र बहिर्गमन होते हैं, मतलब कोई भी कंपनी आ सकता है, कोई भी कंपनी जा सकता है। क्लियर, पूर्ण प्रतियोगिता में प्यारे बच्चों जो फर्म होता है और जो क्रेता होते हैं वो कीमत स्वीकारक होते हैं। क्या होते हैं, कीमत निर्धारक नहीं, कीमत स्वीकारक होते हैं, यानी कि वो कीमत को स्वीकार करते हैं, कीमत को तय नहीं करते। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। वह बाजार जिसमें केवल एक विक्रेता होता है कहलाता है। तो भैया केवल एक, देखो केवल एक, तो एक से आ गया एक अधिकार, एक से आ गया एक अधिकार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। केवल एक विक्रेता, तो एक अधिकार बाजार में, इसके बारे में समझ लो। जो एक अधिकार बाजार है, एक अधिकार बाजार में प्यारे बच्चों एक विक्रेता होते हैं, एक विक्रेता होते हैं और अधिक क्रेता होगा, विक्रेता एक और क्रेता अधिक। क्लियर, ठीक है। एक अधिकार प्यारे बच्चों, एक अधिकार बाजार में वस्तु जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग, समान नहीं होती। याद रखेंगे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समान नहीं होते हैं। एक अधिकार बाजार में प्यारे बच्चों याद रखेंगे, एक अधिकार बाजार में जो कीमत तय करता है, कीमत निर्धारक विक्रेता होते हैं। कीमत निर्धारण कौन होता है, कीमत निर्धारण विक्रेता होता है। क्लियर, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, तो एक अधिकार बाजार यहां से हमारा क्लियर है। इतने सारे प्रश्न इसमें से भी बन सकते हैं। एक अधिकार में मूल्य निर्धारण करने की शक्ति किसके पास होती है, लो अभी आ गया है ना। एक अधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण, कीमत निर्धारण करने की शक्ति किसमें होता है, तो अभी तो मैंने आपको बताया था किसमें होता है प्यारे बच्चों, यह होता है आप लोगों का किसके पास, यह होता है कंपनी या उत्पादक के पास, विक्रेता के पास, कंपनी के पास। क्लियर, चलो अभी बताया, अभी प्रश्न आ गया। हाँ, दीर्घ अवधि में पूर्ण प्रतियोगिता की फर्म को मिलता है। दीर्घ अवधि में भैया लंबे समय में जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसको क्या मिलता है, तो उसको प्यारे बच्चों हमेशा क्या मिलेगा, उसको हमेशा मिलेगा क्या बताओ, सामान्य लाभ। क्या मिलेगा, सामान्य लाभ मिलता है प्यारे बच्चों। याद रखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ दीर्घ अवधि में मिलता है। पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR क्यों होता है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि प्यारे बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता में हमें ध्यान से देखना AR बराबर MR इसलिए होता है क्योंकि इसमें कीमत जो होता है वो स्थिर होता है, कीमत जो होता है वो स्थिर होता है, या फिर मूल्य, कीमत को ही मूल्य स्थिर होता है, इसलिए AR बराबर MR होता है। ठीक है, चलिए
लाभ अधिकतम करने वाली फर्म उस बिंदु तक श्रमिकों को नियोजित करेगी जहां जहां होता है। लाभ अधिकतम करने वाली कंपनी उस बिंदु तक श्रमिकों को नियोजित करेगी जहां जहां होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, जहां जहां सीमांत राजस्व उत्पाद श्रम की सीमांत लागत होती है, जहां जहां हमारा मार्जिनल रेवेन्यू उत्पाद श्रम की क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा। श्रम शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया, भैया श्रम शक्ति है ना, यानी कि जो मजदूर हैं उनकी शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा 16 वर्ष से अधिक आयु के गैर संस्थागत व्यक्ति जो कार्यरत हैं या कार्य करने की तलाश में लगे हुए हैं। यानी कि श्रम शक्ति का जो कह सकते हैं प्यारे बच्चों 16 साल से अधिक होना चाहिए। 16 साल से अधिक है लेकिन भैया ये काम खोज नहीं रहा है, चाहे काम नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। ये भी 16 से अधिक है लेकिन गैर संस्थागत व्यक्ति है, लेकिन भैया काम थोड़ी कर रहा है, काम नहीं खोज रहा है। 16 वर्ष से अधिक आयु के गैर संस्थागत व्यक्ति जो कार्यरत हैं, भैया ये कार्यरत तो है लेकिन इसमें श्रम शक्ति में जो काम की तलाश में है वो भी शामिल होते हैं, इसलिए ये नहीं होंगे, ऑप्शन डी। पीछे की ओर झुकने वाला आपूर्ति वक्र किस बाजार से संबंधित है। पीछे की ओर झुकने वाला जो आपूर्ति वक्र होता है प्यारे बच्चों वो किस प्रकार, श्रम, क्या है, श्रम। अब देखो कैसे, क्योंकि प्यारे बच्चों जो श्रमिक होते हैं ये चाहें तो उत्पादन में परिवर्तन करते हैं, इन्हीं से उत्पादन में परिवर्तन होता है, समझे। ये चाहेंगे तो वक्र को आगे गिराएंगे, ये चाहे तो पीछे गिराएंगे। तो ऑप्शन बी। श्रम पूर्ति की आपूर्ति को किस प्रकार माना जाता है। श्रम भूमि की आपूर्ति को, प्यारे बच्चों भूमि की पूछ रहा है, भूमि की आपूर्ति को किस प्रकार माना जाता है, पूर्णतः अलोचदार होता है। भैया ये बिल्कुल लोचदार नहीं होता है। भूमि की जो आपूर्ति है वो किस प्रकार है, पूर्णतः अलोचदार। क्योंकि अगर भूमि हमारे पास 1 कट्ठा है तो अगले दिन 2 कट्ठा थोड़ी हो जाएगा। हाँ बताओ, अगले दिन 2 कट्ठा तो होगा नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यह नहीं बदलता है। अलोचदार मतलब बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है। किराया सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से संबंधित है। क्या बोल रहा है भैया, किराया सिद्धांत बोल रहा है। तो याद रखेंगे यह जो है रिकार्डो, क्या है, रिकार्डो साहब से है, ठीक है। मार्शल के बारे में मैंने बता दिया, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं, किन्स के बारे में बता दिया आपको, ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था। प्यारे बच्चों मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो याद रखेंगे ये हमारे अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा था। किसने कहा था, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सर मेरा एग्जाम बीत गया तब क्वेश्चन करा रहे हैं। अच्छा बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अभी मुझे मिला ऑर्डर है ना, अभी मुझे आया कि भैया आज कराना है तो हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे के एग्जाम में काम करेंगे और आगे के एग्जाम में इससे पहले मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। आगे के जितने एग्जाम होंगे उससे पहले ही मैं ही करा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से, ऐसे ही डिटेल में कराऊंगा ताकि क्वेश्चन नहीं छूटे, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप समझ गए मजदूरी सिद्धांत के बारे में। चलिए, जब उत्पादन के कारक का बाजार केवल एक खरीदार द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे क्या कहते हैं। केवल एक खरीदार द्वारा, बउआ यहाँ पे देखो केवल एक खरीदार की बात कर रहा है तो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे एक अधिकार लगा के चल जाएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों एक अधिकार नहीं होगा, ये होगा एक खरीदार बाजार। क्या होगा, एक खरीदार बाजार होगा। यहाँ पे देखो खरीदार की बात कर रहा है, ना ही विक्रेता की। खरीदार माने होता है क्रेता, खरीदार माने क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रेता होता है। खरीदार का मतलब होता है क्रेता। और प्यारे बच्चों एक अधिकार बाजार में मैंने बताया था कि एक विक्रेता होते हैं, एक विक्रेता होते हैं, लेकिन क्रेता क्या होते हैं, क्रेता बहुत सारे होते हैं। क्रेता की संख्या अधिक होती है, क्रेता की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। समझे, समझ गए ना। प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होगा भैया, प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या अधिक होती है। क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या क्या होगी, दोनों की संख्या बहुत अधिक होगी। क्या होगी, बहुत अधिक होगी। तो याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखो, भूमि का आपूर्ति वक्र यानी कि सप्लाई कर्व कैसा होता है। भूमि का जो आपूर्ति वक्र है वो कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा, है ना। आगे देखना है,
पूर्ति वक्र सामान्यतः किस दिशा में ढलता है? पूर्ति वक्र, प्यारे बच्चों पूर्ति वक्र के बारे में पहले देखो, यहाँ पे ये हो गया, यहां से देखो ऐसे आपका पूर्ति वक्र क्या होगा? पूर्ति वक्र ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पूर्ति वक्र यानी कि सप्लाई कर्व। कैसे प्यारे बच्चों? इधर हम ले लेते हैं प्राइस, है ना, इधर ले लेते हैं सप्लाई। ये देखो प्राइस इतना है, सप्लाई ये रहा, ठीक है। प्राइस इतना है, सप्लाई ये रहा। फिर से रुक जाओ 1 मिनट, फिर से करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैं आपको समझा दूंगा। पहले बच्चों ये तो हमारा सप्लाई कर्व है। कैसे? देखो प्राइस यहाँ पे है ना, तो सप्लाई यहाँ पे है। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, देखो सप्लाई भी बढ़ा। फिर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, देखो सप्लाई भी बढ़ गया। फिर प्राइस बढ़ा, भैया सप्लाई भी बढ़ेगा। प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है बेटा, देन सप्लाई इंक्रीज, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो प्यारे बच्चों हमारा सप्लाई भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से निकल के आता है प्यारे बच्चों पूर्ति का नियम, यहां से निकल के आता है आपका सप्लाई लॉ। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों सप्लाई लॉ, यानी कि पूर्ति का नियम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसी को कहते हैं पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम कहता है प्यारे बच्चों कि अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस घटेगी तो भैया सप्लाई भी घटेगी। ये होता है पूर्ति का नियम। ऑल राइट, क्लियर है ना? बताओ, ठीक है कि भैया अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस घटेगी सप्लाई भी घटेगी। ये होता है पूर्ति का नियम। पूर्ति वक्र जो होता है प्यारे बच्चों, पूर्ति वक्र जो होता है, यहाँ पे जो आपका पूर्ति वक्र है प्यारे बच्चों, यह क्या होता है? यह ऊपर की ओर होता है। क्या होता है? ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग देख लीजिए पूर्ति वक्र कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। चलिए, मांग की मूल्य लचीलापन को किससे मापा जाता है? मांग की जो मूल्य लचीलापन है भैया उसको किससे मापेंगे? तो याद रखेंगे उसको मापेंगे मूल्य में परिवर्तन से, ठीक है, मूल्य में परिवर्तन से। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे लोच की बात आती है, लोच, तो लोच दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक होता है प्यारे बच्चों मांग की लोच, एक होता है मांग की लोच, और एक होता है पूर्ति लोच। मांग लोच और एक होता है पूर्ति लोच, ठीक है। याद रखेंगे मांग की लोच कहता है भैया कि अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, कीमत में, अगर किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होगा तो इसके मांग में भी परिवर्तन होगा। कीमत में परिवर्तन है तो मांग में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। पूर्ति लोच कहता है प्यारे बच्चों, पूर्ति लोच कहता है कि अगर किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन, किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन है तो प्यारे बच्चों इसके पूर्ति में भी परिवर्तन होगा, इसके पूर्ति में परिवर्तन होगा। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे, समझ गए ना? लोच दो होते हैं, मांग की लोच, पूर्ति लोच, ठीक है। तो यहाँ पे लचीलापन किस में देखने को? मूल्य में परिवर्तन होगा, इसलिए। आगे देखते हैं, गिफेन वस्तु किस नियम का अपवाद है? भैया गिफेन वस्तु, ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आराम से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो गिफेन वस्तु की बात करें तो मांग का नियम आप लोगों को याद होगा, मांग का नियम आपको याद होगा। मांग का नियम प्यारे बच्चों कहता है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो भैया उसकी डिमांड यानी कि मांग कम होती है, और अगर प्राइस कम होगा तो भैया उसका डिमांड क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये मांग का नियम कहता है। लेकिन यहाँ पे जो गिफेन वस्तु है प्यारे बच्चों, यह ऐसी वस्तु होती है जो राजा महाराजा जो मतलब शौक के लिए होते हैं, ठीक है, शौक वाले होते हैं। अब भैया ये देखो गिफेन वस्तु विरोधाभास है मांग के नियम का। क्यों? क्योंकि अगर कीमत बढ़ रही है, इसकी कीमत बढ़ती है तो इसकी मांग भी बढ़ते जाती है, जबकि मांग का नियम कहता है कि भैया अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होना चाहिए? घट जाना चाहिए। लेकिन गिफेन वस्तु ऐसा है मेरे बच्चों कि यह क्या करता है? इसका विरोध करता है। तो मांग का नियम ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा, मांग का नियम किसके बीच संबंध बताता है? मांग का नियम किसके बीच संबंध बताता है? अभी बताया मैंने भैया, प्राइस और डिमांड के बीच, कीमत और मांग के बीच, मूल्य और मांग के बीच, ऑप्शन सी।
मांग वक्र आमतौर पर ढलान वाला होता है। मांग वक्र अभी मैंने आपको बताया था, मांग वक्र का ये होता है प्यारे बच्चों। तो इसकी ढलान मैंने बताया था, इसकी ढलान होती है प्यारे बच्चों बाएं से दाएं। किधर होती है? नीचे की ओर होती है। कैसा होता है भैया? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बाएं से दाएं, नीचे की ओर, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए। अपूर्ण प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सत्य है? अपूर्ण प्रतियोगिता क्या बोल रहा है भैया? अपूर्ण प्रतियोगिता में कौन सत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, जब अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करेगा तो औसत आगम यानी कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होता है। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें, क्या करें? अगर पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है। क्लियर, याद रखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों बराबर, लेकिन अपूर्ण में एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है। औसत लागत एवं औसत आगम के बीच अंतर होता है। भैया औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट और औसत आगम यानी कि एवरेज रेवेन्यू के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इसके अंतर को कहते हैं भैया लाभ। क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। और कौन सा? तो औसत लाभ। कौन सा? औसत लाभ, ऑप्शन बी। ठीक है, भूख लगी है प्यारे बच्चों अब हमें भी, है ना। हेलो सर, हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रश्न और है, देखते हैं। बहुत डिटेल करा रहा है ना बेटा, बहुत डिटेल करा रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं, लेकिन इसी में मैं डिटेल करवा दे रहा हूँ ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप बना सको। क्लियर, चलिए देखिएगा। अब यहाँ पे निम्न में से कौन सा सही है? अब देखो सही है तो एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में दो आते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ते हैं। प्यारे बच्चों अगर हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, टोटल कॉस्ट माइनस टीबीसी। इधर ये प्लस में है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। भैया अगर टीबीसी निकालना है तो टोटल कॉस्ट या फिर प्यारे बच्चों टीबीसी निकालना है तो टीएफसी माइनस टीसी। ये तो इजी है, ये आप लोग निकाल ही सकते हैं। देखिए तो टीबीसी निकालने के लिए टीसी माइनस टीएफसी, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है ना। देखो यहां से मिल गया ये वाला, तीन फॉर्मूला बनते हैं यहां से। क्लियर, बढ़े आगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, आपके रोकने से तो हम रुकेंगे नहीं। निम्न में से कौन सा सही है? लो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, टीबीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, वही। अच्छा कोई नहीं, चलो ऑप्शन ए रिपीट हो गया है। अल्प अधिकार में फर्मों की संख्या होती है। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें अल्प अधिकार, देखो बाजार की बात करें तो बाजार में अलग अलग होते हैं। एक होगा पूर्ण प्रतियोगिता, एक होगा पूर्ण प्रतियोगिता, एक होगा प्यारे बच्चों एक अधिकार, एक होगा एक अधिकार, और एक जो होगा प्यारे बच्चों वो होता है अल्प अधिकार। अल्प अधिकार, एक जो होता है अल्प अधिकार। ठीक है, तो यहां पे देखो एक अधिकार में भैया एक कंपनी, एक अधिकार में एक कंपनी, पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत अधिक, पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत अधिक, अल्प अधिकार में प्यारे बच्चों गिने चुने होते हैं। क्या होते हैं? गिने चुने होते हैं, याद रखेंगे गिने चुने। ठीक है, गिने चुने होते हैं तो कुछ गिनी चुनी कंपनी, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा, प्रतियोगिता को किस रूप में मूल्य निर्धारक कहा जाता है? किस रूप में प्रतियोगिता को क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धा के, है ना, प्रतिस्पर्धा के किस रूप में मूल्य निर्धारक कहा जाता है? तो आपको याद होगा अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया एक अधिकार, एक अधिकार में जो कंपनी होती है, जो फर्म होती है प्यारे बच्चों, ये क्या करती है? ये मूल्य को तय करती है, कीमत को तय करती है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, लाभ अधिकतम करने वाली फर्म उस बिंदु तक श्रमिकों को नियोजित करेगी जहां होता है, तो ये भी शायद मैंने क्वेश्चन कराया था प्यारे बच्चों, जहां पे सीमांत राजस्व उत्पाद श्रम की सीमांत लागत हो। ऑप्शन डी रिपीट क्वेश्चन है, कोई नहीं। आगे देखिएगा, श्रम आपूर्ति वक्र पीछे की ओर झुकता है क्योंकि? श्रम आपूर्ति वक्र जो है, श्रम आपूर्ति वक्र जो है पीछे की ओर झुकता है, यानी कि भैया कम होता है। क्यों? क्योंकि मजदूर दर में वृद्धि का प्रतिस्थापन प्रभाव। अब देखो श्रम आपूर्ति यानी कि मजदूरों की आपूर्ति, मजदूरों की आपूर्ति तभी बढ़ेगा भैया जब मजदूरी बढ़ेगी। अगर मजदूरी बढ़ेगी तो मजदूर का आपूर्ति, श्रम आपूर्ति जो होता है बढ़ेगा, मजदूरी घटेगी तो श्रम आपूर्ति घटेगा। और इसी के साथ प्यारे बच्चों आपका ये सेशन होता है समाप्त। इसी के साथ आपका ये क्लास क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इसी में प्यारे बच्चों हमने ऑल वीवीआई क्वेश्चन कर लिया
और जितना मैंने करा दिया पूरा एक्सप्लेन करके, तो आपके यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास को करते हैं यहीं पे स्टॉप। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा हो। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय भारत, जय बिहार।